हेलो एवरीवन। क्लास 9 का एंगल्स से रिलेटेड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। और ये कंसेप्ट लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग केवल एंगल से के नाम, उसका डिफिनीसन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि मेनली इसको बोला जाता है। ये कंसेप्ट लेक्चर मेनली इंट्रोडक्शन आपका होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं एंगल क्या होता है। तो लिखा गया व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम इंड पॉइंट देन एंगल्स इज फॉर्म। अगर दो रे हैं और दोनों सेम इंड पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट का मतलब वहाँ से ही निकला है, तो क्या बोला जाएगा कि वहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है। जैसे देखो, एक ये हो गया इंड पॉइंट, इस इंड पॉइंट से दो रे निकला हुआ है, एक रे है ए बी और दूसरा रे है ए सी। तो रे ए बी और रे ए सी जो है वो सेम इंड पॉइंट ए से ओरिजिनेट हुआ है, ए से निकला हुआ है, इसलिए यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके। या फिर दूसरे तरीके से बोला जाए तो अगर दो रे दिए गए हों, एक रे हो गया बी सी और एक रे हो गया बी डी, ठीक है, और दोनों रे बी सी और बी डी का इंड पॉइंट सेम है, अगर दोनों का इंड पॉइंट सेम है तो क्या होगा, एक एंगल का फॉर्मेशन होगा। इस एंगल का अगर नाम देना हो तो नाम इसको कैसे लिखते हैं, तो देखोगे जहाँ पे दोनों का इंड पॉइंट मिला हुआ है उसे हम बीच में रखते हैं, इसी या फिर इसे दोनों में से किसी को भी स्टार्टिंग में और एंड में रख सकते हैं। तो ऐसे लिखा जा सकता है सी बी डी, या फिर लिख सकते हैं डी बी सी। और एंगल बताने के लिए हम यहाँ पे एक एंगल का इस तरीके के साइन बना देते हैं, तो ये वो बताता है कि एंगल सी बी डी या फिर एंगल डी बी सी। और ये बीच में है, ये तो देखो ये डी बी सी या फिर सी बी डी, तो वो सेम इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम उसी तरीके से अगर इस एंगल को लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे बी ए सी, तो एंगल बी ए सी, या फिर क्या लिख सकते हैं सी ए बी, तो एंगल सी ए बी। तो मेनली एंगल को 3 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। हम चाहे तो इसे एक एंगल से भी, एक लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, केवल एक सिंगल लेटर से। कैसे, तो देखो ये एक्चुअल में एंगल कहाँ बना है, ए पे बना हुआ है, तो इसको एंगल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एंगल बी पे बना हुआ है तो इसे एंगल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी पे बना हुआ है ना, बी पॉइंट पे, बी इन पॉइंट है तो बी एंगल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों रे किस पर है, ए इन पॉइंट पे है, तो एंगल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिगर होते हैं वहाँ पे अगर केवल एक सिंगल लेटर से लिखा जाए तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए हम कितने लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, 3। अब ये कैसे कन्फ्यूजन होता है उसको देखोगे ध्यान से। एक फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ए बी सी, ये हो गया डी। तो देखो अगर मैं केवल लिखूँ एंगल बी तो यहाँ पर देखोगे एक एंगल ये बन रहा है, ये भी बी बोल सकते हो, इसे भी बी बोल सकते हो, और इस टोटल को भी बी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में ये किस एंगल बी की बात किया जा रहा है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। वही अगर मैं 3 डिफरेंट लेटर से लिखता तो एक एंगल बनता डी बी सी, तो एंगल डी बी सी। एक एंगल होता ए बी डी, तो एंगल ए बी डी। और एक एंगल होता ए बी सी, तो ये हो गया ए बी सी। तो देख लो जब हम 3 लेटर से रिप्रेजेंट करें तब बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो रहा। जब हम डी बी सी बोल रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इतने दूर के एंगल की। और जब ए बी डी की बात कर रहे हैं तो हम ए बी डी यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं एक्चुअल में। और जब हम ए बी सी की बात कर रहे हैं तब इस टोटल की बात कर रहे हैं। ओके। तो जब हम 3 डिफरेंट लेटर्स का यूज करके अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो मेनली जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है। हाँ, हम शॉर्ट करने के लिए जहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है वहाँ पे हम सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखोगे अगर मान लो एक ट्रायंगल का फिगर दिया गया हो और ए बी सी लिखा गया हो तो इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, एंगल बी। और इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, एंगल सी से। ओके। तो एंगल ए जब हम बोल रहे हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमको पता है कि इसी एंगल की बात के बारे में बात किया जा रहा है। एंगल बी बोल रहे हैं तो हमें पता है इसी के बारे में बात करें, एंगल सी बोल रहे हैं तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम चाहें तो 3 लेटर से भी नाम रिप्रेजेंट कर सकते थे। एंगल ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी। ओके। एंगल बी को एंगल ए बी सी, ए बी सी। और एंगल सी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सी बी।
एंगल ए सी बी, हम चाहे तो बी सी ए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट लेटर का भी यूज करके कर सकते हैं और सिंगल लेटर का भी यूज करके कर सकते हैं। जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, 3 डिफरेंट लेटर का ही यूज करके एंगल को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। ओके, एक एंगल में ये जो रे है ए बी और रे बी सी जो है, ठीक है, रे बी और रे बी सी जो है, इन दोनों को हम आर्म बोलते हैं, आर्म। ओके, और जहाँ पे दोनों का एंड पॉइंट है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। यानी कि रे बी ए और रे बी सी जो है वो किसी चीज़ का काम कर रहा है, वो क्या है, वो इस एंगल का आर्म है। और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या होगा, ये वर्टेक्स होगा। ये पॉइंट बी जो है ये क्या है, ये वर्टेक्स का काम करेगा। ओके, तो ये बात याद रखनी है आपको। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल में। तो टाइप्स ऑफ एंगल में जो सबसे पहला एंगल है वो है एक्यूट एंगल। तो देखो एंगल बहुत सारे तरीके का बन सकते हैं, ठीक है। अब देखोगे एंगल को मेजर कैसे करते हैं। तो एंगल को मेजर करने का तरीका क्या होता है, एंगल को मेजर करते हैं हम लोग डिग्री में। डिग्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी रेडियन में भी हम मेजर करते हैं, लेकिन रेडियन आपको अभी फ़िलहाल पढ़ना नहीं है, तो हम लोग मेनली डिग्री पे फोकस करेंगे। तो डिग्री में हम मेजर करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 60 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, इस तरीके के एंगल हम बनाते हैं। ओके, तो एंगल के बेसिस पे, एंगल में को ध्यान में रखते हुए एंगल को बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें से जो पहला पढ़ना हमें एक्यूट एंगल पढ़ना है, दूसरा क्या है राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस, चौथा स्ट्रेट एंगल, पांचवा रिफ्लेक्स एंगल और छठा है कंप्लीट एंगल। तो ये 6 टाइप्स के एंगल पढ़ने हैं। तो सबसे पहला देखो एक्यूट एंगल क्या होता है। तो लिखा गया है कि अगर किसी एंगल का वैल्यू, ठीक है, किसी एंगल का मेजरमेंट जो है वो 0 से ज़्यादा हो, मोर देन 0, 0 से ज़्यादा हो, लेकिन अगर 90 से कम है, 90 से छोटा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ओके, जैसे आपके सामने ये एक एंगल बनाया गया है, तो देखो ये 0 से ज़्यादा है और 90 से क्या है, कम है, तो क्या हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया। यानी एक्यूट एंगल मेनली जो होगा, एक्यूट एंगल, ये इसका जो भी डिग्री होगा, यानी कि जो भी एंगल का वैल्यू होगा वो 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि 1 से लेकर 89, 1 क्या 0.0001 भी अगर हो गया तो भी क्या हो गया, वो भी एक्यूट एंगल होगा। 89.999 भी हो रहा है तो भी क्या हो रहा है, वो भी एक्यूट एंगल हो रहा है। 89.99 करने का मतलब है कि 999 यहाँ पर कुछ जाकर चेंजेज हो जाए। ओके, कि नहीं तो 89 पॉइंट अगर आप केवल 9 लिखोगे तो ये तो एक्चुअल में ये 90 के ही इक्वल होगा। ओके, ये आपने रेकरिंग या रिफ्टिंग जब पढ़ा होगा तब आपको पता होगा। तो 89.998 हो गया, तो ये 90 अप्रॉक्सीमेटली नहीं हुआ है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली देखने में लग रहा है लेकिन एक्चुअल में 90 नहीं है। तो ये क्या है, ये एक्यूट एंगल ही है, लेकिन जैसे ही 90 हुआ वो एक्यूट एंगल नहीं रहा, वो क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री जैसे ही होगा वो राइट एंगल हो जाएगा। तो राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली 90 होता है। तो अगर 90 है एग्जैक्टली तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल। तो लिखा गया है एन एंगल हुज मेजर इज 90 इज कॉल्ड ए राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो हो वो 90 से ज़्यादा हो, 90 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और 180 से कम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो इसका जो एंगल का मेजरमेंट होना चाहिए वो 180 से कम होना चाहिए और 90 से अधिक होना चाहिए। तो इसके बीच में जितने भी एंगल होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। और राइट एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली 90 के इक्वल होगा तो ही राइट एंगल होगा। अगर 90.001 भी हो गया तो वो राइट एंगल नहीं होगा, वो क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा, यानी कि वो ऑब्ट्यूस एंगल में आ जाएगा। अगर 0.1 कम भी हो गया तो वो किस में चला जाएगा, एक्यूट एंगल में चला जाएगा। ओके, स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 होना चाहिए। अगर बिल्कुल 180 के बराबर है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, या फिर स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री उसका क्या है, मेजरमेंट है, तो उसे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, या फिर उसे स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। ओके, अगला है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होना चाहिए, तो जिसका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो देखो 180 से ज़्यादा कैसे बनेगा, तो जो हम ये एंगल बना रहे हैं तो ऐसे ही अगर चला जाए तो यहाँ तक आएंगे तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है, एग्जैक्टली यहाँ तक एकदम बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए एकदम सीधा तो 90 का बन जाएगा। 90 से ऊपर जाएंगे तो 90 से आगे बढ़ रहा है और वो अभी 180 तक पहुँचा नहीं है, तो ये कि कहाँ तक पहुँचे हैं, अगर इसे बना दिया जाए तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। लेकिन बिल्कुल यहाँ इसके अपोजिट में आ जाए तो अगर इधर खींच देते तो क्या बन जाता है, स्ट्रेट एंगल।
ओके, यानी 180 का, लेकिन 180 से भी अभी आगे बढ़ रहा है। तो 180 से अगर आगे बढ़ेगा तो वो किस तरफ जा रहा है, वो रिफ्लेक्स की तरफ जा रहा है, रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ओके, तो ये जो भी एंगल होगा, ये मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट होगा, तो ये मेजरमेंट को इस तरीके से दिखा देते हैं। ओके, तो ये जो मेजरमेंट होगा वो 180 से ज़्यादा होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल में जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो एक्चुअल में 360 से छोटा होगा, लेकिन 180 से अधिक होना चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अगर ऐसा नहीं है तो रिफ्लेक्स एंगल नहीं बोल सकते हैं। अगर इस एंगल को ध्यान से देखो, ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ जो अंदर बना हुआ है ना, ये तो एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में 180 से अधिक दिख रहा है। ओके, ये एक्चुअल में क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है और ये रिफ्लेक्स एंगल है। अगर थोड़ा सा इसे और भी इस तरीके से बनाता मैं, अगर ऐसा बना देता और ये, तो ये तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता, लेकिन ये अंदर जो एंगल बना, ये क्या बना, ये एक्यूट एंगल बना। तो रिफ्लेक्स एंगल जब भी बनेगा तो 180 से अधिक तो बनेगा, तो वो बाहर वाला एंगल होगा, ना कि अंदर वाला छोटा वाला, यानी कि बड़ा वाला जो एंगल होगा वो मेरा रिफ्लेक्स एंगल होगा। अगर बाकी सारे एंगल को भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक एंगल बना है, एक एंगल बाहर भी बना है, तो अगर बाहर वाला का मेजरमेंट कर लिए तो वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्स हो जाएगा, और अंदर वाला यहाँ पर क्या होगा, एक्यूट हो गया। ये 90 है, अगर बाहर वाले का मेजरमेंट कर लेते तो ये क्या हो जाता, रिफ्लेक्स हो जाता। ये बाहर वाले का मेजरमेंट करते तो ये क्या होता, रिफ्लेक्स हो जाता। अंदर क्या है, ऑब्ट्यूस है। बात समझ में आ रही है। तो जब भी एंगल बनता है तो दो एंगल बनता है, लेकिन हम नाम लिखने के हिसाब से होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर नाम लिखते तो ABC लिखते तो अंदर कहीं बताते हैं, यहाँ पर भी अगर मान लो ये नाम दिया होता ABC, ये भी अगर PQR दिया होता तो PQR अगर लिखते एंगल PQR, तो क्या बोलते हैं कि वो तो अंदर के बारे में बोला, यानी 90 के इक्वल है। ABC किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। यहाँ पर भी STQ लिख देते हैं, तो एंगल STQ जो होगा वो कितना है, 100 के इक्वल है। ओके, यहाँ पर अगर मान लो AOB लिख दिए तो क्या बोलते हैं कि एंगल AOB का जो मेजरमेंट है वो 180 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम कैसे दिया जाए, अगर मान लो यहाँ पर नाम दे दिए AOB, तो अगर AOB बोले एंगल AOB, तब तो हमें समझ में आएगा कि अंदर का है। ओके, तो रिफ्लेक्स के लिए हम कैसे डिनोट करते हैं, हम इसके साथ में लिख देते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOB। रिफ्लेक्स लिखने का मतलब क्या, ये बोल रहा है कि बाहर वाला का मेजरमेंट करो, जो बड़ा वाला एंगल है उसको मेजरमेंट करो, छोटे वाला एंगल को मत मेजरमेंट करो। जो 180 से अधिक है उसका मेजरमेंट करो, तो उसे इस तरीके से डिनोट करना पड़ता है। बाकी सब तो सिंपल सा, इसे क्या लिख देते हैं, एंगल ABC, इसे क्या लिख दिए, PQR, एंगल STQ। इस तरीके से लिखेंगे तो छोटे वाले के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब रिफ्लेक्स यानी 180 से अधिक के बारे में बात करेगा तो उसके साथ साथ क्या लिखना होगा, वहाँ पे रिफ्लेक्स लिखना होगा। बात समझ में आ रहा। अगर मान लो इसे लिखना हो POQ और हमें इस रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट करना हो, इस छोटे वाला का नहीं, इस बड़े वाले एंगल का, तो क्या लिखना होगा, रिफ्लेक्स एंगल POQ, तब जाके हम इसका मेजरमेंट बताएंगे। अगर केवल हम POQ लिख दिए तो किसका मेजरमेंट होगा, तो वही अंदर वाला यानी ये छोटे वाले एंगल का मेजरमेंट होगा, ना कि 180 से ज़्यादा वाले का। बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये हो गया पांचवा टाइप। जो लास्ट छठा टाइप है वो क्या है, तो अगर कंप्लीट एंगल है, अगर एंगल का मेजरमेंट बिल्कुल 360 हो जाए, एग्जैक्टली 360, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा, तो देखो एक लाइन है, यहाँ से दूसरा रे चला। ओके, अब दूसरा रे जब चलेगा यहाँ से, तो ये पूरा घूम के, पूरा घूमा, ये 180 हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर बिल्कुल आधा पे आ जाएगा तो अभी घूम रहा है। ओके, तो अगर बिल्कुल यहाँ तक आता तो देखो यहाँ से घूमकर बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाता, इस पर परपेंडिकुलर हो जाता, तो क्या बोलते हैं कि 90 का है। बिल्कुल इसके अपोजिट में चला गया तो क्या बोल रहे हैं कि 180 का है। अब बिल्कुल अगर ये नीचे चला जाए और परपेंडिकुलर हो जाए और इधर से घूम कर गया है तो कितना घुमा, 270, और 270 और भी अगर घूम जाए तो कितना घुमा, फिर 90 घुमा, यानी 360। तो अगर ये घूम कर आए और बिल्कुल यहाँ पर वापस से पहुँच जाए, ठीक है, घूमते हुए, तो कितने का बना, तो ये 360 का बना। बात समझ में आया। तो 360 का जब बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, तो ये एक एरो था, यहाँ पर एक दूसरा एरो था जो घूमते 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 फिर से वापस यहाँ पर पहुँचा। ओके, फिर वापस इसी पे पहुँच गया, तो ये कितने का बना, ये 360 का बना। लेकिन मान लो एक एरो है और दूसरा एरो भी बिल्कुल इसी के एग्जैक्टली ऊपर है और ये घूम ही नहीं रहा है। ओके, ये घूमा ही नहीं एक भी, तो ये घूमा नहीं, तो ये कितने का है, ये 0 डिग्री है। ओके,
लेकिन अगर ये घूमना शुरू करता तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे बनते जाता, ठीक है। बिल्कुल अगर यहाँ तक आ जाता तो क्या होता, 90 का हो जाता। बिल्कुल इसके अपोजिट में आ जाता तो 180 का हो जाता। इसके बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर नीचे चला जाता तो 270 चला जाता। अब बिल्कुल यहाँ पे आ गया इसके ऊपर तो फिर से कितने का बना दिया, 360 का। लेकिन अगर ये यहाँ से स्टार्ट ही नहीं किया है तो कितने का बनेगा, तो ये 0 डिग्री का बनेगा। घूमकर एक चक्कर लगाया तो 360। अगर मान लो कि एक और चक्कर लगा देता ये, ओके, अगर ये एक चक्कर लगाया यहाँ पर तो 360 का बना। अगर फिर से ये दोबारा घूमता और फिर घुमाया घूमकर फिर से यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, तो एक चक्कर लगाया तो कितना, 360। दूसरा चक्कर लगाया तो कितना, फिर से 360, यानी कितना, ये टोटल कितना हो गया, ये 720 डिग्री हो गया, ओके। अगर ऐसे मानते हैं कि एक चक्कर लगाया यानी कितना, 360। अब चक्कर लगाने गया लेकिन केवल इतना ही घुमा, यानी कि घूमकर केवल यहाँ तक पहुँचा, ओके। तो देखो ये 360 और अभी कितना पहुँचा, 90, तो कितना हो जाएगा, 360 प्लस 90 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 450 डिग्री, ओके। तो इस तरीके से आप एंगल को मेजर करोगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। चलो एक और चीज़ देखते हैं कि दो एंगल को इक्वल कब बोला जाएगा। तो दो एंगल को इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो। मान लो कि ये दिया गया हो AOB, ओके, और एक और दिया गया हो POQ, इसका भी मेजरमेंट 60 हो, इसका भी मेजरमेंट 60 हो। तो मेजरमेंट अगर 60 है, ओके, तो क्या बोलेंगे कि एंगल AOB जो है वो इक्वल एंगल POQ के, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। तो हमें नाम नहीं देखना होता, हमें ये नहीं देखना होता कि ये रे कितना बड़ा या कितना छोटा है। जैसे कि अगर देख लो एक रे बना दिया गया इतना बड़ा AOB, ओके, और ये बोला जा रहा है कि ये 60 डिग्री है। ये एग्जांपल के लिए मानो ये एग्जैक्टली हो सकता है कि 60 ना हो, ओके। और एक छोटा सा एंगल बना दिया गया छोटे से रे के साथ POQ, ओके, ये भी 60 डिग्री। तो ये मेजरमेंट 60 है ना, यानी कि एंगल AOB और एंगल POQ क्या होगा, वो इक्वल होगा। ये नहीं देखेंगे कि ये रे बड़ा है ये रे छोटा है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ मेजरमेंट यानी कि ये 60 है ये 60 है, तो एंगल AOB और एंगल POQ क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो ये देखना है कि दो एंगल इस तरीके से हम देखते हैं कि इक्वल है या फिर नहीं है, ना कि रे का साइज कितना है। रे के साइज से मतलब नहीं होता है, हमें ये देखते हैं दोनों रे के बीच में गैप कितने का है, ठीक है। गैप 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। अगला जो टॉपिक है वो है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, तो देखो लिखा गया है रे AD इज सेड टू बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इस रे AD को BAC का बाइसेक्टर कब बोलेंगे, जब एंगल BAD ये एंगल और CAD ये एंगल दोनों क्या हो जाए, अगर इक्वल हो जाए तब बोलेंगे। सिंपल वर्ड में वो क्या बोलने का मतलब है कि अगर मान लो कि एक एंगल दिया गया था, एक रे हमने खींचा और रे को इस तरीके से खींचे कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि मान लो कि ये पहले से ये जो टोटल एंगल था ये 60 का था, ये टोटल कितने का था, 60 का। जब ये नया रे हमने खींचा तो ये दो पार्ट में बट गया, ऊपर वाला 30 डिग्री का हो गया और ये 30 डिग्री का हो गया। तो दोनों एंगल क्या हो गया, ये जो एंगल बना BAD और ये जो एंगल बना CAD, दोनों के 30-30 के हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो क्या बोलेंगे कि रे AD जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये एक एंगल हो गया AOB, ये जो पहले से है ये है तुम्हारा कितना ले लें, 80 डिग्री, ओके। ये जो टोटल एंगल है ये कितने का है, 80 डिग्री का है। अब मैं एक ऐसा लाइन खींच रहा हूँ, एक ऐसा रे खींच रहा हूँ बीच से, जो रे क्या कर रहा है, इसको 40 डिग्री का बना दे रहा है। तो ये भी कितने का होगा, 40 डिग्री। तो 40-40 दोनों हो जा रहा है, इसलिए ये जो नया रे खींचा गया OC, इस OC को बोलेंगे कि ये एंगल AOB का एंगल बाइसेक्टर है। OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ओके। ये जो टॉपिक है ये है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो देखो दो एंगल्स को कम्प्लीमेंट्री एंगल तब बोला जाएगा जब दोनों का सम क्या हो, 90 के इक्वल हो जाए। यानी कि दो एंगल को अगर ऐड करें दोनों 90 के इक्वल हो जाए तो उन दोनों एंगल को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। और वो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो लिखा गया टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर।
एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि दो एंगल, मान लो कि एक एंगल 60 है और दूसरा एंगल 30 है, जब हमने दोनों को ऐड किया तो वो किसके इक्वल हो गया, 90 की इक्वल हो गया। तो ये 60 और 30 को हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और क्या बोला जाएगा कि 60 जो है वो 30 का कॉम्प्लीमेंट है और 30 जो है वो 60 का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, फिर से सुनोगे, 60 और 30 दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आया, वो 90 आया। यानी कि इन दोनों को क्या बोला जाएगा, ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और 60 जो है वो 30 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और 30 जो है वो 60 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। एक और देखते हैं, मान लो कि 80 हो गया और 10 हो गया, तो 80 और 10 को ऐड करने पे क्या हो गया, 90। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और 80 और 90 एक दूसरे का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि बोलेंगे व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80, तो क्या बोलेंगे कि 10। व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, तो डेट इज़ 80। तो कॉम्प्लीमेंट पता कैसे चल रहा है, अगर मैं पूछूं तुमसे कि 75 का कॉम्प्लीमेंट बताओ कि 75 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है, तो तुम क्या देखोगे कि क्या ऐड करने पे ये 90 हो जा रहा है। यानी कि 15 अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये कैसे पता चल रहा है, तो ये पता चल रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल दिया है उसे मैं 90 में से माइनस कर दे रहा हूँ। अगर 90 में से माइनस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, 15। और 15 जो है वो क्या है, 75 का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल पता करने के लिए क्या करते हैं, जो भी एंगल दिया होता है उसे 90 से माइनस कर देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल पता चल जाता है। ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं। ओके, सेम उसी तरीके से सप्लीमेंट क्या होता है, तो देखो दो एंगल का सम अगर 180 आ जाए, 180, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। और जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, सप्लीमेंट कहलाता है। ओके, जैसे एक 60 हो गया और एक 120 हो गया, तो 60 और 120 को ऐड किए तो क्या हो गया, 180। तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों हो गए सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ओके, और ये दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट हुआ। यानी 60 का सप्लीमेंट 120 और 120 का सप्लीमेंट 60। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, 150 और 30, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है और ये दोनों एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।